हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेकर आया हूं जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम 75 प्रश्न जीके, जीएस तथा हिंदी के हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं वो गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बचपन के दिनों को सोचता हूँ तब तो सब कुछ बदला बदला लगता है, जिसे देखकर विस्मित हो जाता हूँ। बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई। हम सभी बच्चे एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुँचे। उसके पिता साइकिल मरम्मत का काम करते थे। उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीक कर दिया। हमारे आनंद का ठिकाना न रहा। उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शान की बात मानी जाती थी। गरीबों के बच्चे इनके सपने ही ले सकते थे। कुछ बड़े घरों के बच्चे ही इनमें पढ़ने जाते थे। समाज में अमीर गरीबी का भेद अधिक था। ये आपका गद्यांश है। जब भी आप गद्यांश करोगे तो जो भी चीज़ें मुख्य होंगी तो उन पे नीचे अंडरलाइन कर लोगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? विस्मित होने का क्या कारण है? बचपन के दिन, सोचना, तेज बदलाव या यूं ही? बचपन तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा विस्मित होने का क्या कारण है? तेज बदलाव। ठीक। सेकंड है समाज में विकास, समाज में किसका भेद था? स्त्री पुरुष का, बच्चों का, अमीर गरीब का या गोरे काले का? तो सेकंड का उत्तर हो जाएगा सी, अमीर गरीब का। तभी तो गरीब के बच्चे इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश वाले स्कूल में पढ़ने के लिए सपने देखते थे। थर्ड है दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे? तो अभी बताया साइकिल की मरम्मत का कार्य करते थे। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थर्ड का आंसर क्या होगा? बी। फोर्थ है उन दिनों किसका चलन शुरू हो गया था? तो अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए। और फिफ्थ है बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है? तो बड़े घरों में रहने वाले बच्चे, बी पैसे वाले लोगों के बच्चे, सी सुंदर बच्चे और डी एक साथ रहने वाले बच्चे। तो बड़े घरों के बच्चे का मतलब हो गया पैसे वाले लोगों के बच्चे। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके पांचों प्रश्न किसके हो गए? गद्यांश के हो गए। गद्यांश भी इजी आएगा आपके एग्जाम में भी। छठवां प्रश्न है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि से? तो सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। जो अधिकतर भारतीय भाषाएं उनका विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। सातवां प्रश्न है तालव्य व्यंजन कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंती, ओष्ठ। कंठ, तालु। तालु पूछ रहा है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो ए में है द, ट, ढ और ढ और च, छ, ज, झ। तो मैंने बताया है, डेली बता रहा हूँ, क वर्ग कंठ वर्ग में आता है, कंठ में। ठीक है। और च वर्ग किस में आता है? तालु में आता है। तो च वर्ग किस में? बी में है। तो ये जो च, छ, ज, झ ये आपके किस में हो जाएंगे? तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। और सात का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? सात का बी हो जाएगा। कंठ, तालु, मूर्धन, दंती, ओष्ठ है। पांच व्यंजन होते, पांच वर्ग होते, वर्गीय व्यंजन होते हैं क, च, ट, त, प। और इधर दूसरी तरफ जैसे इधर क लिख लेंगे, इधर च लिख लेंगे, क, च, ट, त और प। अब इधर लिखोगे कंठ में आएगा ये कंठ, ये तालु में आ जाएगा, कंठ तालु। ये मूर्धन्य में आ जाएगा टा वाला, और ता वाला दंत में आ जाएगा, दंत में। और प वर्ग आ जाएगा ओष्ठ में। ऐसे याद कर लो। ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है। आठवां प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 11 जून को या 15 सितंबर को? तो हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। 8 का उत्तर हो जाएगा बी। नौवां प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी, अवसरवादी? तो 9 का उत्तर हो जाएगा ए, क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कैसे हैं? क्रांतिकारी। ये भी पूछा जा सकता है कि निराला जी किसका उपनाम है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी का। 10वां प्रश्न है कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? कंठ, तालु, मूर्धन, दंती, ओष्ठ है। ओष्ठ कौन सा नहीं है? म, ब, उ या आ? तो 10 का उत्तर हो जाएगा डी। जो आ है वो ओष्ठ नहीं है। ठीक। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? श, य, ग या ज? तो नासिक व्यंजन कौन सा है? य है। और 11 का उत्तर हो जाएगा बी। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। वर्णमाला अच्छे से पढ़नी है आपको। ठीक है। 12वां प्रश्न है विलोम का प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या संदर्शन? तो प्रसारण का विलोम होता है क्या? आकुंचन होता है। 12 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है। और आरक्षण का विलोम क्या होता है? अनारक्षण। आरक्षण का विलोम क्या होगा? अनारक्षण। 13वां प्रश्न है ऋजु का विलोम क्या होगा? तो ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र। सीधा सीधा उत्तर है। ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र हो जाएगा। 14वां प्रश्न है 14 में पूछ रहा है
विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण? तो उसे बोलते हैं अभिभाषण और 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्या बोलते हैं उसे? अभिभाषण। 15वां प्रश्न है जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उसके क्या कहेंगे? उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे। एक शब्द बताना है जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो। बीतरागी, शीतरागी, अनुरागी या रागी? तो 15 का उत्तर हो जाएगा ए, बीतरागी बोलते हैं उसे। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो बोलते हैं उस टॉपिक के प्रश्न है। 16वां प्रश्न है केशव कहे न जाए को कहियो, जाय का कहियो, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन है मन रहियो मैं। पूछ रहा है कि कौन सा रस है? रौद्र रस है, शांत रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस है? तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। इसमें अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत रस है। 16 का आंसर हो जाएगा डी। 17वां प्रश्न है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? बीभत्स, भयानक, रौद्र या वीर? तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है? रौद्र का। और 17 का आंसर हो जाएगा सी। 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार या पीताम्बर? तो अव्ययी भाव समास के उदाहरण आपको बताए थे मैंने, यथाशक्ति, यथासंभव, है ना, आजीवन, आमरण, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो 18 में उत्तर हो जाएगा बी, आजीवन जो है वो अव्ययी भाव समास का है। ठीक है। पाप पुण्य में योजक चिन्ह लगा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। 19वां प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ए आदिकाल की, बी रीतिकाल की, सी भक्ति काल की या डी आधुनिक काल की? तो जो पृथ्वीराज रासो है वो आदिकाल की रचना है और 19 का उत्तर हो जाएगा ए। पृथ्वीराज रासो जो है वो किसकी? आदिकाल की रचना है। और इसके रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई हैं। ठीक है। आदिकाल की अन्य रचनाओं में आती है बीसलदेव रासो जो किसकी है? नरपति नाला की है। एक परमाल रासो है वो किसकी है? जगनिक की है। और है विजयपाल रासो। कौन सी? विजयपाल रासो। ये है नल सिंह की। तो पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रवरदाई की है और ये आदिकाल की रचना है। 20वां प्रश्न है अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वस्त्र, वर्ण, आभूषण या विशिष्ट? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। 20 का उत्तर हो जाएगा सी। 21वां प्रश्न है जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो 21 में आंसर है बहुवीर्य समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? तो 21 का उत्तर हो जाएगा सी, द्वंद्व समास। 21 का उत्तर हो जाएगा सी। जिस समास में समपद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, तो माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, राजा रानी, राजा और रानी। ठीक है। जब भी इन्हें लिखेंगे माता पिता तो योजक चिन्ह का इसमें प्रयोग होता है। 22वां प्रश्न है काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा या रूपक? तो 22 का उत्तर हो जाएगा ए, काली घटा का घमंड घटा। इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक। काली घटा का घमंड घटा इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार की जो परिभाषा है वो है कि शब्दों की आवृत्ति जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ होता है आपका यमक अलंकार। ठीक है। एक कनक कनक वाला है जिसमें वो भी उदाहरण किसका है? यमक अलंकार का है। अब 23 देखेंगे उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? उसे कहेंगे हमेशा उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी शब्द के पूर्व में लगता है, वो होता है उपसर्ग। उसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 23 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक। अगर पूछ ले कि वह शब्दांश को उस शब्दांश को क्या कहेंगे जो किसी शब्द के बाद में लगेगा तो उसे हम बोलेंगे प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है और उपसर्ग हमेशा पूर्व में लगता है या पहले लगता है। 24वां प्रश्न है इनमें से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। कौन सा शुद्ध है? ठीक है। तो उज्ज्वल में हमेशा याद रखना है दोनों जा जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे, छोटे जा होंगे। तो इसमें किस में छोटे जा हैं दोनों? तो बी में है, तो बी बिल्कुल सही है। ठीक है। उज्ज्वल में बड़ा जा नहीं आएगा बिल्कुल भी, न एक जाएगा, दो जा आएंगे और दोनों ही जा छोटे होंगे। ठीक। 25वां प्रश्न है जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति या विशेषोक्ति? तो 25 का उत्तर हो जाएगा बी, वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। 26वां है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ए 2 प्रकार से, बी 3 प्रकार से, सी 6 प्रकार से या डी 8 प्रकार से? तो वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से होता है। ठीक है। एक तो अर्थ के आधार पर होता है, दूसरा रचना के आधार पर होता है। ठीक है। तो इसका उत्तर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए।
27वां प्रश्न है, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण बताना है। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? टिप्पणी, सार संक्षेप, सूचना या अधिसूचना। तो नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना, और 27 का उत्तर हो जाएगा डी। 28वां प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज या संकर। तो जो रेलगाड़ी शब्द है वो आपका संकर शब्द है, और 28 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 28 का आंसर? डी। अब इसमें जो रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का है। इन दोनों से मिलकर बना क्या बना है? रेलगाड़ी। तो ये संकर शब्द हो गया। जैसे सीलबंद एक शब्द है, सील होता है अंग्रेजी का शब्द और बंद होता है फारसी का। तो सीलबंद कैसा शब्द हो गया? ये भी आपका सीलबंद है जो संकर शब्द हो गया। जो मतलब संकर उसे कहेंगे जो दो भाषाओं से मिलकर बना है, दो भाषाओं के शब्दों से, सॉरी। तो जैसे छायादार है, तो छाया क्या है? संस्कृत का शब्द है, दार किसका है? फारसी का। तो छायादार भी कैसा हो जाएगा? आपका संकर शब्द हो जाएगा। ठीक। अगला है 29, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है, बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या त्रुटि है? तो इसमें मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, ये गलत हो जाएगा, सी वाला। खरीदनी हैं, क्या हो जाएगा? खरीदनी हैं। ठीक है, तो 29 का आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा। ठीक। 30 है, बहाव शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अब प्रत्यय एक उपसर्ग एक प्रत्यय, यहाँ से दोनों जगह से प्रश्न आता है। ठीक है, वह, बह, हाव, आव या आवा। तो बहाव में क्या है? आव प्रत्यय है, और 30 का उत्तर हो जाएगा सी। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 31 है, समुद्रोमी। कौन सा? समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद बताना है। समुद्र धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी या समुद्र धन उर्मी। तो 31 का उत्तर हो जाएगा सी, समुद्र धन उर्मी। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास, प्रांगण, उद्वेग या आश्रम। तो प्यास जो है वो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, प्यास क्या है? तद्भव शब्द है। और प्यास का तत्सम क्या हो जाएगा? प्यास का तत्सम हो जाएगा पिपासा। क्या हो जाएगा? पिपासा। ठीक है। 33 है, 33वां प्रश्न है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। युवा का युवी हो जाएगा, ये युवरागी हो जाएगा, युवती या युवराज। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, युवा का लिंग परिवर्तन जब स्त्रीलिंग में करेंगे तो युवती हो जाएगा, और 33 का उत्तर हो जाएगा सी। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, चिन्ह, बीड़ा या विस्मय। तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? विस्मय है। कौन सा है? विस्मय। अगला प्रश्न है, छछूदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ बताना है। मुहावरा क्या है ये? ठीक है, तो ए, दान के लिए सुपात्र न होना। बी, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना। सी, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। और डी है, अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना, व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि छछूदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, और 35 का उत्तर हो जाएगा डी। 36 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान क्या है? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। क्या आता है इसमें? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, तीसरा है वो 37 है, हिमबान। हिमबान का पर्यायवाची क्या होगा? हिमवर्षा, हिम या हिमाद्री या हिम मानव। तो 37 का आंसर हो जाएगा हिमबान का पर्याय होगा हिमाद्री, और सी आंसर बिल्कुल सही है। 38 है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। नासिका, कान, अंग, और डी है नेत्र। अनेकार्थक शब्द का चयन करना है, तो 38 में हो जाएगा सी, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में अंग जो है वो अनेकार्थी शब्द है। अंग के अन्य अर्थ क्या होते हैं? जैसे भेद होता है, पक्ष होता है, टुकड़ा होता है, अंश होता है, शरीर, अवयव और एक देश का नाम। ठीक है, ये 38 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आपके 38 प्रश्न हिंदी के कंप्लीट हो गए। अब हम सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान, जीके जीएस के आगे के प्रश्न हल करेंगे। ठीक, टोटल आपके 75 प्रश्न होते हैं, और इसमें आपका आधा पेपर सॉल्व हो जाता है, हाफ पेपर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उधर जो आपकी रीजनिंग और मैथ आएगी उसकी भी तैयारी आप अच्छे से करो। ठीक है, और जीके जीएस और हिंदी यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। ठीक, तो सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील और सुरिनसर मानसर झील। तो 39 का उत्तर हो जाएगा डी। 39 का उत्तर हो जाएगा डी। अब जैसे सूर सरोवर पूछा जाए, यूपी है भाई, यूपी का एग्जाम है, पूछ सकता है स्पेशल यूपी में। तो सूर सरोवर जो है वो कहाँ पर है? कीठम झील। सूर सरोवर कीठम झील कहाँ पर है? आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है।
दूसरा है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो ये आपका रायबरेली में, कहाँ पर है, रायबरेली में है। और सरसई नावर झील है वो कहाँ पर है, इटावा में है। ठीक है, अब ये पूछ ले कि ये कहाँ पर है, सुरिनसर मानसर झील, तो मानसर झील है, ये कहाँ पर हैं, तो ये आपकी हैं जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में। और ये जुड़वा झीलें हैं, ये दोनों झीलें कैसी हैं, जुड़वा हैं। ठीक, यूपी के 10 ऐसे ही स्थल हैं जो रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। इनके आप एक बार स्थल देख लेना कि कौन सा स्थल कौन सी जगह अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। कौन सा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा का, पीलीभीत का, जिम कॉर्बेट का या राजाजी का। तो 40 का उत्तर हो जाएगा सी, जिम कॉर्बेट का। 40 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 41 है लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। तो ए है आगरा एवं अलीगढ़, बी है मेरठ एवं मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश के जो बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने पर नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल, ये जो क्षेत्र है वो है आपका अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। लेकिन इसमें दिया है आगरा एवं अलीगढ़, तो आगरा और अलीगढ़ यही सही हो जाएगा। ठीक है, ये मंडल हैं दोनों, और इन मंडलों के अंदर में फिर इनके ज़िले आते हैं। ठीक है, तो लवण प्रभावित मृदाएं कहाँ पर, कौन से मंडलों में पाई जाती हैं, आगरा और अलीगढ़ में। 42 है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। पूर्व का ग्रास, गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज। तो 42 का उत्तर हो जाएगा डी, कन्नौज। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था कान्यकुब्ज। क्या था, कान्यकुब्ज था। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, इत्र के लिए प्रसिद्ध है, और तम्बाकू के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक, 43 है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़। तो 43 का उत्तर हो जाएगा डी। 43 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। तो सबसे छोटा पूछेगा, सबसे छोटा जिला है वो हापुड़ है, और सबसे बड़ा जिला पूछेगा क्षेत्रफल में तो वो है लखीमपुर खीरी। कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। 44 है जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया था। या फिर ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 15 जून को, 17 जून को, 20 जून को, या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यूईएफए नेशंस लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो 45 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्पेन ने जीता है, और ये करंट का प्रश्न था। 46 है जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया है। यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है। तो थारू जनजाति के लिए जो संग्रहालय बना है वो किस जिले में बना है, बलरामपुर में, सीतापुर में, सोनभद्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, बलरामपुर में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपी का है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थारू जनजाति के लिए जो संग्रहालय बना है वो कहाँ पर बना है, बलरामपुर में। 47 है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ। 14 नवंबर 1971 को, 17 अक्टूबर 1971 को, 2 अक्टूबर 1974 को, या 16 दिसंबर 1971 को। तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, और 47 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। 48 है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी या पानीपत। तो कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था, पाटलिपुत्र में। और 48 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर, बी हो जाएगा। ठीक, इसकी अगर व्याख्या देखें तो बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व के आयोजन के लिए भी उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो राजधानी स्थानांतरित की थी वो कहाँ की थी, पाटलिपुत्र में। 49 है निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। अशोक को, अमोघवर्ष को, कनिष्क को, या खारवेल को। तो 49 का उत्तर हो जाएगा ए, अशोक को किस नाम से जाना जाता है, देवानाम प्रिय से। 50वां प्रश्न है पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक, या जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि इसने जो भारत मतलब राज्य फैलाया था वो कहाँ पर, दक्षिण में फैलाया था। जिसमें कौन कौन से वो थे शामिल, तो उसमें थे आपके वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार, मदुरई, इन सब पे विजय प्राप्त की थी इसने। ठीक है,
51 है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने या बी डी सावरकर ने? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी बी डी सावरकर ने। 1857 की जो क्रांति है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। अगर पूछा जाए कि कानपुर में किसने नेतृत्व संभाला था, तो नाना साहिब और तात्या टोपे ने, ठीक है। झांसी में पूछेगा तो रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, और अगर पूछता है इलाहाबाद बनारस में तो लियाकत अली ने, और बिहार में कुंवर सिंह ने, बाबू कुंवर सिंह ने। तो इनके भी याद रखने हैं। 52 है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो ए है नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। बी है खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। और डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना। तो इसमें कौन सी शर्त नहीं थी? तो बी नहीं थी, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ठीक है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए गांधी इरविन समझौता था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को। अगर पूछूं बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? तो सबसे छोटा जो पड़ोसी देश है वो है आपका मालदीव, ठीक है। भारत का जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है वो कौन है? मालदीव है, ठीक। मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ मालदीव कहा जाता है। मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और वहाँ की मुद्रा क्या है? टका। यह केवल 298 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। कौन? मालदीव। भारत कुल 9 देशों जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं मालदीव के साथ सीमा साझा करता है। सबसे अधिक अगर सीमा की बात की जाए कि सबसे अधिक सीमा किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ में करता है। कितनी? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम पूछेगा तो किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ में करता है। 54 है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश? तो बोमडिला जो दर्रा है, कौन सा? बोमडिला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा ये आपके सिक्किम में है। कहाँ पे? जेलेपला और नाथुला सिक्किम में है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा ये आपके जम्मू कश्मीर में है। पालघाट दर्रा, कौन सा? पालघाट और सेनकोट्टा ये केरल में है। बोमडिला, दिफू और यांगयाप ये अरुणाचल प्रदेश में है। बारालाचा, कौन सा? बारालाचाला ये सिपकीला और रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश में है। अगर पूछे सतलज नदी जो है वो कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, वो है सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकीला दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो तुजू दर्रा है मणिपुर में। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, थांगाला ये जो दर्रे हैं ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, थांगाला ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के दर्रे हैं, ठीक है। दर्रे इंपॉर्टेंट हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ इन्हें भी आप नोट डाउन कर लो। जैसे काराकोरम, जोजिला, बनिहाल ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। पालघाट, सेनकोट्टा कहाँ पर है? केरल में है। नाथुला और जेलेपला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? ये सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला। अगला है अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में या असम में? तो 55 का उत्तर हो जाएगा सी, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील कहाँ पर है? केरल में है, ठीक। अगला है नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और डी विकल्प में है असम। तो 56 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। नामचा बरवा में जब यू टर्न लेने पर कौन से राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। और 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? 10, 12, 15 या 14? तो वो थी आपकी 15, ठीक है। 15 कितनी महिलाएं थीं? 15 थीं। और 57 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये पॉलिटी का प्रश्न है। पॉलिटी में आपको अनुसूचियाँ को देख के जाना है, भाग देखने हैं, कौन से भाग में क्या चीज़ है। अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूची हैं। पहली राज्य वेतन की शपथ सभा, पहली अनुसूची में किसके बारे में? राज्य के बारे में है, ठीक है। दूसरी में वेतन के बारे में, वेतन भत्तों के बारे में, ठीक है। राज्य वेतन की शपथ। तीसरी में किसके बारे में? शपथ के बारे में है। और चौथी में राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में। तो ये अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची में क्या है और किस भाग में क्या चीज़ है। जैसे पहले में
पहले में क्या है, संघ है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में क्या है, मौलिक अधिकार हैं, चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, 4 के ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, और 5 में क्या आ जाता है आपका, संघ आ जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन से भाग में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए। और कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, वित्त आयोग से, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो 58 का उत्तर क्या हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा, या भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो ये निर्णय लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और 58 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 58 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 59 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 324। तो 59 का उत्तर क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने, निर्वाचन आयोग किस में आता है, अनुच्छेद 324 में आता है, 324 ही इसका उत्तर सही है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। कितने से, अनुच्छेद 324 से 329 तक। और निर्वाचन आयोग किस भाग में आता है, तो भाग 15 में आता है। किस में आता है, भाग 15 में आता है। ठीक, अगर पूछ ले कि निर्वाचन आयोग जो है, चुनाव आयोग जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 60वां प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। नए राज्य का गठन करना है तो किस अनुच्छेद का प्रयोग होगा, अनुच्छेद 9 का, बी अनुच्छेद 3 का, सी अनुच्छेद 2 का, या डी अनुच्छेद 1 का। तो 60 का उत्तर हो जाएगा बी अनुच्छेद 3 का। 60 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 3 का प्रयोग होगा नए राज्य के गठन के लिए। 61 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 78वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो जो अनुच्छेद 21A है वो शिक्षा का अधिकार है, और ये किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 61 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था, सन 2002 में। कब, 2002 में। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो 61 का उत्तर हो जाएगा सी। 62वां प्रश्न है, मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, कौन सा, जारी कार्य भूमि, या तैयार माल, या पूंजीगत वस्तुएं। तो 62 का उत्तर हो जाएगा डी, मूल्यह्रास पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, कौन सा, मूल्यह्रास। 63वां प्रश्न है, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है। छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में, या शहरी क्षेत्र में। तो 63 का उत्तर हो जाएगा ए, कृषि क्षेत्र में। होता क्या है, 5 लोग हैं एक घर में, और 5 किस पे कार्य कर रहे हैं, खेती पे। किस पे कार्य कर रहे हैं, खेती पे। काम एक कर रहा है, बाकी 4 आराम से बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, तो छिपी बेरोजगारी किस में है, कृषि क्षेत्र में है। 64 है, ऑक्ट्रोई क्या है, टैक्स है, टैक्स कलेक्शन सेंटर है, टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर है, या टैक्स इन्फॉर्मेशन सेंटर है। तो ऑक्ट्रोई क्या है, एक टैक्स सिस्टम है। ठीक है, 64 का उत्तर हो जाएगा ए। 65 है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, ग्रामीण बैंक, विकास बैंक, आरोहण बैंक, या प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, प्रथमा ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, प्रथमा ग्रामीण बैंक था, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी, प्रथमा ग्रामीण बैंक की। कब, 1975 में। और कहाँ पर हुई थी, मुरादाबाद यूपी में। सबसे पहले कहाँ खोला गया था इसका सेंटर, मतलब पहली शाखा मुरादाबाद यूपी में। ठीक है। 66 है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, या नकद आरक्षित दर। तो 66 का उत्तर हो जाएगा ए, इसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रेपो रेट।
67 है मिशन इंद्रधनुष, जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष स्वच्छता से, डिजिटलीकरण से, टीकाकरण से या राजमार्ग विकास से? तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो आपका टीकाकरण से संबंधित है और 67 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 दिसंबर 2014 में। कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को हुई थी मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत। 68 है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना? तो 68 का आंसर हो जाएगा बी। अब इसका नाम हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 69 है आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए विकल्प में है सापेक्षता का सिद्धांत, बी है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत, सी है विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत और डी है ब्राउनियन गति का सिद्धांत। तो 69 का उत्तर हो जाएगा बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत। इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, किन्हें? आइंस्टीन को। और ये कब मिला था? तो 1921 में मिला था, ये भी पूछा गया है। आइंस्टीन को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1921 में। 70वां प्रश्न है एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? एशियन गेम्स में भारत ने फुटबॉल का स्वर्ण पदक कब जीता था? 1951 में, 1958 में, 1962 में या 1954 में? तो ये जीता था 1951 में और 70 का उत्तर हो जाएगा ए। 71वां प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, 1948 में, 1938 में या 1958 में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। 71 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, बीसीसीआई। 72वां प्रश्न है भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर, 31 अक्टूबर, 5 मई या 13 सितंबर? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को और 72 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ओजोन दिवस ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपको होमवर्क समझ लो। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 73 है एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ, विवेक देवराय, अभिषेक मनु सिंघवी या नरेंद्र मोदी? तो 73 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। इसके जो राइटर हैं या लेखक हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक, थाईलैंड, चीन या रूस की? तो 74 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए इराक। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। ठीक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। चीन की बीजिंग है और रूस की मॉस्को है। तो राजधानी भी याद करनी है और मुद्रा भी। 75 है इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? तो बिंट सर्फ ने, डेविड कॉम ने, जॉर्ज क्लाउड ने या जोसेफिन कॉचरेन ने? तो 75 का उत्तर हो जाएगा ए बिंट सर्फ ने। ठीक है। तो ये आपके 75 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा जल्दी भी कराए थे मैंने क्योंकि क्लास लेंथी हो जाती है और समय की बहुत आपके पास कमी है। तो अच्छे से रिवीजन करो, PYQ जहाँ पर भी मिले उनका अच्छे से अध्ययन करो। एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, ये सीरीज़ पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच।